बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे मुल्क के सबसे बड़े रकबे के लिहाज से सूबे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे चमन पे अटैक हुआ, शहरी आबादी के ऊपर अटैक किया गया और मजीद कशीदगी की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी होगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। मुल्क की सियासत एक बार फिर भौंचाल का शिकार है और लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर बरकरार है। सबसे पहले चमन की बात करते हैं। एक ऐसा सूबा जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, इंतहाई अहमियत का हामिल सूबा है। एक ऐसा सूबा जिसके अंदर मादनियात की वाफिर मकदार मौजूद है, लेकिन गुर्बत भी उसी मकदार के साथ मौजूद है। कल एक ऐसा अटैक हुआ चमन बॉर्डर के ऊपर, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लग गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हैं, मुतसिल हैं, उनके अंदर कैसे स्टेबिलिटी हो सकती है। इतवार को बलोचिस्तान में चमन की शहरी आबादी के ऊपर अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारी हथियारों बशमूल आर्टिलरी और मोटर गोले फायर किए गए, जिसमें 6 शहरी जहां बहक जबकि 17 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हुकाम से राब्ता भी किया है और मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी वाकये को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। आज कोर कमांडर 12 कोर आसिफ गफूर साहब भी चमन का दौरा करके आए हैं। मैं खुद भी कोयटा में आज पूरा दिन मौजूद थी और वहां की सूरत हाल जो है वो यकीनन कशीदगी की तरफ तो जा रही है। मेरे साथ मेहमानान हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, हमें ज्वाइन किया। बिफोर आई कम टू यू जेंटलमैन, मैं सबसे पहले कोयटा में मौजूद GTV की ब्यूरो चीफ बुशरा कमर की तरफ जाऊंगी। बुशरा, एक तो 2 दर्जन से ज्यादा वाकये हो चुके हैं चमन के ऊपर। बाबे दोस्ती कभी बंद हो जाता है, कभी तजारत बंद हो जाती है। अब भी ऐसा ही सिचुएशन हुई, लेकिन अब की बारी जो इंतजामिया है उसकी तरफ से कुछ ऐसे अनासिर थे जिन्होंने अटैक किया, वो भी शहरी आबादी पर। यह कितना सीरियस है और सूरत हाल को कैसा देख रही हैं आप उधर? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफी मुनफरिद नजर आ रही है, क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत वहां पर आई अफगानिस्तान में, उसके बाद सूरत हाल ये थी कि कोई 50 से ज्यादा मरतबा बॉर्डर पर कशीदगी हुई, जिसमें से 15 से ज्यादा मरतबा जो है वो बॉर्डर बंद किया गया। और तालिबान की हुकूमत आने के बाद सबसे बड़ा 3 महीने के बाद जब कशीदगी वहां पर हुई तो 15 दिन के लिए बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिससे ना सिर्फ ये कि आमदोरफ्त रुकी बल्कि जो वहां पर तिजारत का सिलसिला था, ताजिर मौजूद थे, उनका भी कारोबार काफी मुतासिर हुआ। लेकिन इस मर्तबा जो वाकया पेश आया है, इसमें तालिबान फोर्सेज में शामिल चंद शरपसंद अनासर थे जिनकी जानिब से जो है वो फायरिंग की गई और बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर तालिबान फोर्सेज की जानिब से एक्शन लेते हुए उन शरपसंद अनासर जो उनकी फोर्सेज में शामिल थे, ना सिर्फ ये कि उन्हें गिरफ्तार किया बल्कि उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने इकदाम तेज कर दिया। और साथ ही साथ जो बॉर्डर बंद हमेशा जो है तालिबान की जानिब से किया जाता था, इस मर्तबा बॉर्डर बंद नहीं हुआ, बल्कि बॉर्डर को जो है ना सिर्फ ये कि पैदल आमदोरफ्त के लिए खोला गया बल्कि जो तिजारत के लिए रास्ते थे वो भी बहाल कर दिए गए, जिससे एक मस्बत तासुर जो है वो बलूचिस्तान में भी आया। वरना अगर ये बॉर्डर बंद हो जाता और तालिबान जो है वो खुद अपने अंदर मौजूद शरपसंदों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेते तो सूरत हाल काफी खराब हो जाती और फिर कशीदगी मजीद भी बढ़ने के इम्कान थे। हो सकता था कि फिर जंग जो है वो मजीद बढ़ जाती। बुशरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। चमन की सूरत हाल 15 दफा बंद हो जाना, सूरत हाल कशीदा हो जाना, और जब से तालिबान की हुकूमत आना उसके बाद से ये मामलात, ऑब्वियसली इंटरनल कोहेजन के प्रॉब्लम्स हैं तो फिर बैरूनी सतह के ऊपर भी ये इशू नजर आते हैं। फारूक साहब, पाकिस्तान का इलाके के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का अफगानिस्तान से और उसके हालात से डायरेक्ट इम्पैक्ट होना, क्या जरूरत नहीं है इस बात की कि तमाम की तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और इस मामले को तो एटलीस्ट सॉल्व करें? इंटरनल रिफ्ट्स, इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट्स अपनी जगह पर। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चाहे तोफम हो, चमन हो, इस तरह के क्लैशेस हो कि माजी में भी होते रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि नजर ऐसे आ रहा है कि जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है, दे शोइंग देयर अनॉयंस एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसकी बुनियादी वजह जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि देखें, हमने अभी तक उनको सपोर्ट किया था उनके अमेरिका के साथ एग्रीमेंट का, जिसपे अमेरिकन विड्रॉ किए थे अफगानिस्तान से।
लेकिन हमने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑल्दो हमने हर इंटरनेशनल फोरम पे उनके जो 9-10 बिलियन डॉलर फ्रीज हुए थे उसके लिए हमने बहुत पाकिस्तान ने लॉबी किया। और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन गुड्स की सप्लाई कई मरतबा पाकिस्तान से गई है टू हेल्प आवर अफगान ब्रदर, लेकिन somehow or the other they are annoyed। उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह की एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट या सिक्योरिटी लेवल की जो एंगेजमेंट होती थी, हमने जो इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में देखी थी कि देखे ना प्राइम मिनिस्टर खुद गए अफगानिस्तान, हमारे जो सिक्योरिटी चीफ्स है वो जाते रहे, उसके बाद वहां से लोग उनकी डेलीगेशन आती तो है, फारूक एक साहब इंटरेक्शन हो रहा उस टाइम था। की सूरत हाल और अब की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं मैं अभी बहुत सारी चीजें रिग्रेशन की तरफ जा रही हैं। नहीं प्लीज मेरी बात सुनिए। हुआ ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने पाक अफगान पॉलिसी जो हमारी है उस पर हमें कभी कोई बात नहीं हुई है, कभी वो चीज सामने नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, कोई यहाँ से उनको पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट नहीं हुई, एक्सेप्ट के हिना रब्बानी साहबा गई, और वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ा इन्होंने गलत किया। अफगान तालिबान की जो एक सेंसिटिविटी है एज फार एज विमेन कंसर्न, आपको पता है, मेरा ख्याल है दैट वाज अ बैड डिसीजन, ऑल्दो एक बड़ी कॉम्पिटेंट लेडी है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए इस अरसे में उन्होंने बेशक अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने मीडिएट कराया अफगान ये टीटीपी के साथ हमारा, जो कि फिर बाद में फेल हो गया। लेकिन इंडियंस को ये जो हम पीछे हटे हैं, हमने इंडियंस ने वो स्पेस जो है वो रीग्रुप हो गए वहां पे, दे कम बैक इन अफगानिस्तान, एंड उनकी वजह से ये टीटीपी के हमले भी शुरू हो गए, पॉइंट नोटेड फारूक शुरू हो गए, चाहे बलूचिस्तान हो। पॉइंट नोटेड। राना साहब, ये चार्जशीट है आपकी हुकूमत के खिलाफ कि आप लोगों ने वो स्पेस क्रिएट होने दी जो कि आपसे पहली वाली हुकूमत बकौल फारूक साहब क्रिएट नहीं होने दे रही थी। तालिबान के साथ प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट फोरम्स के ऊपर उनको इंगेज रखना, पाकिस्तान का रिकग्नाइज ना करना, ये सारी चार्जशीट है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एंगेजमेंट आप किसको कहते हैं। हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फॉरेन अफेयर्स की हैं वो अफगानिस्तान गई, और मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई सेंसिटिविटी है जो अफगानिस्तान की हमें केटर करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान अगर दुनिया से रिकग्नाइज होना चाहता है तो उसको दुनिया की सेंसिटिविटीज को समझना होगा, और अगर खातून वहां फॉरेन मिनिस्टर जाती है तो इस चीज को जो है वो एक अच्छा पॉजिटिवली उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया से रिकग्निशन मांग रहे हैं। दूसरा देखें, दुनिया से अगर ये रीजन का फैसला है कि हम सिंगली जो है उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, यहाँ इधर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें रशिया भी है, चाइना भी है और ममालिक भी हैं, और ये एक रीजनल एफर्ट होगा जब भी रिकग्निशन हुई। पिछली दफा भी हमने सिंगली उनको रिकग्नाइज किया था, लेकिन उसके अलावा भी हम तो उनको ट्रेड के मामले में सारा उनका जो खाने पीने का सामान है और जो दीगर अशिया जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के थ्रू जा रही है। हमने बड़ा स्ट्रिक्टली इसका नोटिस लिया है इस इंसिडेंट का चमन में, और उनको वार्न किया है कि अफगान फोर्सेस या ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आइंदा इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। तो दूसरा, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, और ये एक फैक्टर है कि वहाँ जो शह पसंद अनासर हैं जो एंटी पाकिस्तान है, उनको भी मौका मिल जाता है कि वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या जो वहाँ माहौल है उसका फायदा उठाएं और अपना एंटी पाकिस्तान एजेंडा जो है वो ये किया गया। बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट इससे बढ़ के नहीं हो सकती कि एक अनरिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के पास आपकी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं और हम एंगेज कर रहे हैं, हर लेवल पे एंगेजमेंट है। राइट। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, हम लोगों को कम से कम मिनिमम कॉमन ग्राउंड्स पे आना पड़ेगा इंटरनली, ताकि इस तरह के एक्सटर्नल चैलेंजेस से हम निबरदाजमा हो सकें। अगर हम लोग हमारे इंटरनल रिफ्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि एक्सटर्नल एक्टर्स को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, चाहे जिस भी लेवल पर, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर हमला करने का मौका मिले, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल रिफ्ट्स, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टू ब्लेम है। क्या हमारे सूबे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ लग रहे हैं, जिसके अंदर से एक के अंदर आपकी हुकूमत है केपीके के अंदर, चमन के अंदर इंसिडेंट हुआ, बलूचिस्तान के अंदर बड़ी इस चीज़ के ऊपर तशवीश पाई जाती है, क्या अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हुकूमत के साथ बैठकर कम से कम मिनिमम कॉमन ग्राउंड्स पे तो आए, ताकि बाहर के लोगों को वो दरारें नजर ना आए जो कि अभी नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निका आपका। देखिए, हमने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम किसी भी तरह बातचीत से दूर भागते हुए, ऐसा नहीं है। हमने देखना यह है कि मौजूदा हुक्मरानों की तरजीहात क्या है।
अभी राणा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में एक बात को बयान करने की कोशिश की कि जी हमारी जो फीमेल फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां जो विजिट पर गई हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर है। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को सेकंड करूंगा। अफगानिस्तान के अपने अपने वहां की रिवायात हैं, उनके अपने मामलात हैं। जिस मुआशरे में वो खातून के पर्दे को इतनी अहमियत दे और जिस जिस इशूज पर पूरी दुनिया ने कुरैशी साहब, यहाँ अफगानिस्तान को खातून या एक मर्द नहीं गए, यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स गए हैं। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी आपको कि जिस जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में उनकी अपनी एक अकदार है, उनकी अपनी एक रिवायात है, उन्होंने अपनी रिवायात को ना छोड़ा, उन पर जंग मुसल्लत की गई। तो वहां एक खातून स्टेट मिनिस्टर को भेजकर, जबकि हमारे पास बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, हम असल में ना हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं बड़े अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं। वो कहते हैं कव्वा चला हंस की चाल अपने भी भूल गया। मतलब ये क्या मैसेज था? मैं कोई इसमें क्या खातून स्टेट गलती मिनिस्टर है? के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। उनका एहतराम इसमें इसमें देखिए, हर मुल्क की अपनी एक रिवायात है, अपनी अपनी हम उनकी अपने तरजीहात अपने है। मुल्क को दूसरों हम की रिवायात से एक्चुअली तो नहीं तब्दील हम कर सकते ना। लेकिन कुरैशी साहब, मेरा सवाल यही वहीं का वहीं है। आप चाहे उनके खातून होने के ऊपर जो मर्जी क्वेश्चन उठाएं, मेरा सवाल यही है कि इंटरनल रिफ्ट्स जब खत्म होंगी तो उसके बाद एक्सटर्नल एक्टर्स पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो ही नहीं सकेंगे। उसके बारे में क्या करेंगे आप लोग? अनिका, मेरी बड़ी अहम बात थी। आपने चूंकि मैं तो किसी की उसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा। मुझे उनके खातून होने का भी एहतराम है, उनके मिनिस्टर होने का भी एहतराम है। लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में इस तरह का डिसीजन करना, ये मैं नहीं समझता मुनासिब होगा। सेकंड बात यह है, हम हर फोरम पर तैयार हैं कि पाकिस्तान को दाखिली तौर पर, खारजी तौर पर जितने मसाइल हैं, हम उन पे हर चीज पर तैयार है कि हम फ्रंट फूट पे ना सिर्फ उनको फेस करें। और आपने देखा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो हमने उन सारी चीजों को टेकअप किया। पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो मामला थे, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बन गया था कि यहाँ हुक्मरान सिर्फ करप्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ के हुक्मरानों की तरजीहात पाकिस्तान कभी भी नहीं है। लोग यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लेकिन अपने सिर्फ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। लोग यहाँ इक़्तिदार हासिल करते हैं लेकिन उनका पूरा बिजनेस, फैमिली सेटअप सारा दूसरे ममालिक में होता है। तो इमरान खान ने उस सारे इमेज को चेंज किया ठीक है, और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करने के लिए जद्दोजहद की। मैं समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हें आने वाले दिनों में देने पड़ेंगे। जो कुछ पिछले 8-9 माह में दुनिया ने इस हुकूमत के हवाले से इनकी तरजीहात देखी कि पाकिस्तान में किस तरह से जर्नलिस्ट पर, पार्लियामेंटेरियंस पर, सिविल सोसाइटी के लोगों पर, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पर जिस तरह से काफी वार किए गए, की गई मनी लॉन्ड्रिंग के केस। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है नदीम कुरैशी साहब। मैं फारूक साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है। आप तभी अपना पॉइंट दे दीजिएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले चमन के हवाले से बात कर रहे थे, अब बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जो कि खलबली जहां खत्म हो जाए ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल इमरान खान साहब ने शिकवा किया, आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसका जवाब शिकवा दिया। वो फरमाते हैं कि जो शख्स अनापरस्त और मोहसिन कुश हो उसके साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे। इसहाक डार के सदर से मुलाकात मेरी इजाज़त से हुई थी और सदर मुमलकत ने मिलने की ख्वाहिश की थी। हमने IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ी, IMF ने अंगूठे लगवा कर प्रोग्राम बहाल किया। पेट्रोल की कीमतों को इमरान खान ने मसनूई तौर पर रोका हुआ था। आने वाली हुकूमत के लिए इमरान खान ने कांटों भरा जाल फेंका था। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। कहते हैं कि हर रोज़ शोशा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। इमरान नियाजी ने सबसे बड़ा 50 अरब का फ्रॉड किया, काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया गया। इससे बड़ा और क्या फ्रॉड हो सकता है। याद रखिए कि वजीर आजम साहब की इस तमाम स्टेटमेंट के बाद, और ये स्टेटमेंट्स अच्छी खासी सख्त हैं, तुंदो तेज हैं, जो कि लफ्जी हमले से कम नहीं है। आज इमरान खान साहब एक बार फिर अवाम से बात कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अवाम से नहीं तमाम इदारों से मुखातिब हूं। इकोनॉमी की बात भी वो ज़ेरे बहस लेकर आए, जरा सुने।
मैं आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। इमरान खान साहब ने ये बात जो कही, राना साहब कमिंग टू यू, एक तरफ आप लोग तुंदो तेज किस्म के जुमले कस रहे होते हैं, दूसरी तरफ फिर आप रिस्पांस ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी करें कि इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड भी करेंगे इन सारे मामलात के ऊपर। आप लोगों का काम, उनका तो काम है ना आपको तनकीद का निशाना बनाना, आपका काम ये है कि आप तंदही से तमाम मुल्की मसाइल को हल करें, जिसके लिए आप आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। आप लोग क्यों बार बार अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं? क्या ये जवाबी रस्साकशी, ये जवाबी हमले खत्म नहीं हो सकते? किसी एक साइड को तो ईगो कम करना पड़ेगी ना। नहीं, देखें, हम तो इंगेज कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी से भी इंगेज कर रहे हैं, हमने पहले मिसाक मीशत की भी बात की, उसके अलावा भी हमने जेस्चर्स दिए 2-3 बड़े ओपन हार्टेडली कि हम कोई बातचीत करें। लेकिन ये जो स्टांस है, जितनी भी बातचीत आप दीगर जो रहनुमाएं या लीडर है के, वो कभी भी ऑथराइज ही नहीं होते कि वो कोई मुकम्मल बातचीत करें या किसी फैसले पे पहुंच सकें, क्योंकि जो जिद है या जो अना है वो इमरान खान के आग के ऊपर रुक जाती है और फैसले जो है वहीं से होते हैं। तो वो उनका मौक़िफ़ तो क्लियर है कि वो हमारे साथ ना बैठना चाहते हैं, ना वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। वो अलहदगी पसंद से बात कर लेंगे, दहशतगर्दों से कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं करेंगे। तो ये मौक़िफ़ उनकी तरफ से है। और फिर ऑब्वियसली जब इस तरह का मौक़िफ़ आपको बार बार मिलेगा, इस तरह का बयानिया मिलेगा, तो फिर जो वज़ीर आज़म ने कहा वो सच है, वो हकीकत है, उन्होंने वो बयान कर दी कि हम इनसे जो है वो कैसे। दूसरा, ये जो इमरान खान साहब को शक है कि उनको अब हमारा पूरा प्लान है नाअहल करने का, तो उनका जो शक है वो दुरुस्त है, क्योंकि उनकी अपनी हरकतें जो हैं वो नाअहली की तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो वो उस पर चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, तोशाखाना हो, घड़ी चोरी का मामला हो, या जाली रसीदें जो अब निकली हैं कि घड़ी की भी जाली रसीदें निकल आई, फिर जो पूरी 250 मिलियन की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको माफ कर दिया। तो ये सारे जो उनके मामलात या जो हरकत हैं, आलवी साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा, दे ऑल पिन पॉइंट टू द फैक्ट कि वो सादिक अमीन नहीं है। और एक सादिक अमीन जो बंदा ना हो, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी गिल्टी पाया गया, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी गिल्टी पाया गया, तो जाहिर सी बात है वो फिर नाअहल तो उसका होना बनता है। तो वो लेकिन 15 तारीख को राना साहब कुछ फैसला भी आना है। नदीम कुरैशी साहब, खान साहब का जो मैटर है वो तोशा खाने का तोहफे का नहीं है, वो असासजात को छुपाने का मैटर है। अब ये मामला, इसका फैसला महफूज हो गया, 15 तारीख को फैसला आ जाएगा। इंतखाबात सर पे हैं, आप लोग एहतजाजी मुहिम को इंतखाबी मुहिम के अंदर तब्दील करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों के लिए सियासत के अंदर भी बड़े मसले हो सकते हैं। मैं फिर से वो चमन वाली बात में भी मैं यही अर्ज कर रही थी, आज भी यही अर्ज कर रही थी। अभी राना साहब कह रहे हैं कि हम लोग बात कर नहीं सकते, खान साहब मुकर जाते हैं, जो भी उनका लीडर आए बात करके तय करके कोई चीज़ जाए, वो चीज़ तय हो नहीं पाती है। तो ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ से भी हुआ। आपने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद में हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क का वसीतर मफाद क्या हुआ फिर, जब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएंगे, जब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने नहीं देंगे और फिर कहेंगे हम पॉलिटिकल मफाद और मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर बात करेंगे, तो ये मफाद हम ढूंढे किधर? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है। कौन लेकर आ रहा है? 2018 में पाकिस्तान के, सुन लेना मेरी यार, सुनिएगा, 2018 में करोड़ों लोगों ने एक जमात को मुंतखब किया, पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया। 3.5 साल इन्होंने किसी ना बजट सेशन में पार्टिसिपेशन की, इन्होंने ना किसी पाकिस्तान की किसी इस्तेहकाम की कोशिश को कामयाब होने दिया। इमरान खान साहब की बतौर वजीर आज़म पहली स्पीच पर नेशनल असेंबली की हंगामाराई से लेकर और नो कॉन्फिडेंस मूव तक इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, हर तरह की साजिश इन्होंने की। क्या वजह थी? वो लोग जो कहते थे कि जी अवाम ताकत का सरचश्मा है, वो लोग जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा, लोगों के जमीन खरीदने पड़े, लोगों की 25 लोगों को इन्होंने पंजाब में उनकी सियासी डेथ कर दी, उनको लोटा बनाकर उनको हमेशा के लिए लोगों की नजरों में गिरा दिया। क्या वजह थी कि इनसे 1.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बर्दाश्त नहीं होती थी? इस सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह ये खुद है। वो लोग जो कहा करते थे इस मुल्क में महंगाई खत्म करेंगे, पाकिस्तान के आम आदमी को इस्तेहकाम देंगे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बड़ी निकम्मी है, इन्होंने 8 महीने में क्या किया? 72 रुकनी कैबिनेट। अभी कल मैं देख रहा था, नोटिफाई किया, कुछ लोगों को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया तमाम प्रिविलेजेस के साथ। तो जो लोग गुर्बत से, जो कौम भूख से मर रही हो, जहां लोग अपने घर की जरूरी जिंदगी की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए अपने घर की अशिया फरोख्त कर रहे हो,
72 ठीक उड़े है ना होती जी? हैं इधर तो 72 से भी वहाँ ऊपर ये चला गया चीज़ नंबर। बड़ी की आपने, आप देखें ना, आज आपका फॉरेन मिनिस्टर हर दूसरे दिन किसी फॉरेन विजिट पे है, आपके वफूद जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने 8 माह में को 15 इंटरनेशनल विजिट्स कर ली हैं, इनके साथ बैठ के बात की जाए। ये अगर कहते हैं कि जी इमरान खान अना वाला शख्स है, यकीनन अना किसी खुददार और गैरतमंद शख्स का हुनर होता है, उसका हथियार होता है। अना अल्लाह ताला अच्छे लोगों को देता है, ठीक है। अल्लाह ताला उन लोगों का ना ही नहीं देता जो कहा करते थे कि मैं आसिफ जरदारी ईगो को और प्राइड में लाड़काना डिफरेंस और होता है लाहौर और कुरैशी कराची की साहब, सड़कों पे सीखूंगा। ईगो और प्राइड में डिफरेंस होता है जी, क्या ब्रिगेड फरमाया साहब। मैं ईगो और प्राइड में डिफरेंस होता है। प्राइड एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी अच्छी फखरिया किस्म की चीज है, लेकिन ईगो कभी अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन फारूक साहब आपके सामने है सारा पॉलिटिकल नहीं, रकस देखने का पिछले सामने 8 साल के अंदर। नहीं, कुरैश साहब मैं हर आपकी शख्स तरफ वापस के- आऊंगी, हर शख्स के मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। फारूक साहब पिछले 8 महीने में क्या चल रहा है वो सारा का सारा आपके सामने है। आधी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसके साथ जितने इत्तेहादी हैं वो कर रहे हैं, और आधी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी कर रहे हैं। अब ये 50 वर्सेस 50 हुआ है। इस 50% को 100% की तरफ कैसे लेकर आए? मुझे तो ये बात बड़े अरसे से कोशिश कर रही हूं लेकिन समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं तो पिछले 8 महीने में हर मूव को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोनों साइड से। जिस तरह पीएमएलएन की जो और कुछ पीपल पार्टी के टॉप लीडर, जाहिर बात है जब वो कितना अरसा जेलों में रहे तो अब ये नजर ये आ रहा है कि बिल्कुल वही पॉलिटिकल टिट फॉर टैट हो रही है 8 महीने से। अगर वो लोग सारे जेल में थे तो फिर यहाँ से भी जो मिलता जाए, जो भी चीज सामने आए, इनको भी जेलों में डाला जाए ताकि वो एक किस्म का बैलेंस आउट किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब के नाअहल हुए थ्रू सारी लाइफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया, तो फिर इमरान खान जो है उनका भी कॉमा फुल स्टॉप ढूंढो, चाहे घड़ी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे तोशा कौन खाना ढूंढ रहे हो, कॉमा फुल चाहे स्टॉप वो फारूक साहब? गवर्नमेंट है। जाहिर बात है भाई, गवर्नमेंट जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, चले कह लेते हैं 15-20% पॉजिटिव भी अगर है और 80% अगर चीजें ठीक नहीं हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपस में इनकी बड़ी सख्त पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन मार रही है, जिसका नुकसान जो है पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो भी कुछ थोड़ा मुझे बात समझ आनी शुरू होगी, मे बी आई एम रॉन्ग। और वो ये कि ये सारा वो भी मामला को लटका रहे हैं। ये डिसोल्यूशन वाली थ्रेट जो है केपी और ये पंजाब असेंबली, ये मेरा ख्याल है ये ही इज वेटिंग फॉर सम फार्मूला फॉर सम एग्रीमेंट टू इमर्ज, जो कि बैक चैनल पे इस पे चल रहा है बिटवीन दी अपना पीएमएलएन लेड बाय इसहाक डार साहब। आप कह रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं खान साहब? देखिए, मुझे आपको शक होने लग गया है, कुछ मुझे लोगों ने बताया ये कि जी इमरान खान साहब की गालिबन एक कंडीशन ये भी, जितनी ये बैक चैनल बातचीत चल रही है, उनके खिलाफ केसेस जो है वो विड्रॉ किए जाए। सो आई कैन नॉट कंफर्म इट, बट ये चीजें भी मुझे वाइब जो है वो आ रही हैं, और प्रॉब्ली दैट इज द रीजन कि वो इस तमाम फारूक साहब ये बात तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी। अगर एनआरओ ढूंढ रहे हैं खान साहब बकौल आपके, जो आपको खबरें मिल रही हैं, तो फिर तो बाकी जमातों में और खान साहब में क्या फर्क हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और जगह से खान साहब के भी बाकी सियासतदानों के बनने जैसी खबरें भी आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? फारूक साहब की खबर से भी कनेक्ट करते हैं इसको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फारूक साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं क्विकली ये कहना चाहता हूँ कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने एनआरओ 2 के जरिए खुद वो कानून साजी करके अपने तमाम केसेस अब तो खत्म ही हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, और इस तरह फिर नवाज शरीफ साहब का भी केस आई एम श्योर अगले महीने तक वो भी खत्म हो जाएगा, जो भी उनके खिलाफ केसेस हैं। तो होना ये चाहिए, अगर आप पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं और इमरान खान का ये ईगो और ये वाली जो प्राइड की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक चेंज आएगा। इसमें कन्फ्रंटेशन में अगर जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ बनाए जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, पॉलिटिकल टिट फॉर टैट के,
वो अगर विड्रॉ हो जाते हैं, खत्म होते हैं पार्ट ऑफ द ओवरऑल एग्रीमेंट जो बैक चैनल पे हो रहा है, और इसी तरह शहबाज गिल और ये सवाती साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर बदल जाएगा। और ये होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। खबर तो आप अच्छी दे रहे हैं फारूक साहब, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिक्स काफी डाउन चली जाएगी। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली क्वेश्चन। लेकिन राना साहब, वही बात जो खान साहब आपके लीडर यानी नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के बारे में करते थे, फॉर एग्जाम्पल केसेस बनाना, उनको किसी ना किसी तरीके से फंसाए रखना, उलझाए रखना लॉफेयर में, इंस्टेड ऑफ ये कि वो पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दे सकें या प्रॉपर ऑपोजिशन कर सकें, आप लोग भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप में और खान साहब में, जिनको आप लोग मोहसिन कुश कहते हैं, जिनको आप मफाद परस्त कहते हैं, जिनको आप अना परस्त कहते हैं, फर्क क्या हुआ? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। हमने नैब को एज अ आला नहीं इस्तेमाल किया, नैब के चेयरमैन को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल नहीं किया, ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी की तौसीह नहीं की। हमने नैब के अंदर से वो जो एलिमेंट्स थे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, वी टुक इट बैक। तो हमने यहाँ अगर तोशा खान अगर वो जाली रसीदें जमा करा रहे हैं घड़ी की, और उसका घड़ी का जो स्टोर का मालिक है वो कह रहा है कि मेरी रसीद नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर वो दर्जनों अकाउंट फॉरेन फंडिंग के छुपा रहे हैं, अगर वो अस्पताल के चंदे के पैसे सियासत में लगा रहे हैं, मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो भाई हमने क्या किया? अगर वो $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को वो जो है वो माफ कर रहे हैं और काबीना देखे बगैर उसको एग्री कर जाती है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए, हमने तो जो ये कह रहे हैं NRO2, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब वाली बात में कोई सदाकत है? जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमें NRO2 कह रहे हैं, डेली मेल कौन सा NRO, वहां वो जज मिले हुए हैं यूके के जज, वो NRO दे रहे हैं क्या? नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है वो हमें NRO दे रही है? या जो हीरोइन केस जो जाली आपने हमारे पे हीरोइन डाली, और फिर वो पूरी आपका फवाद चौधरी कहता है कि वो जाली केस था, मैंने काबीना में कहा ये मत करो, उस पे अगर बरियत मिल गई है तो ये हमें NRO मिल रहा है। आपने बोगस केसेस बनाए, पीटीआई ने पूरी ऑपोजिशन को जेलों की सलाखों में अंदर किया, बोगस केसेस का बोगस रिजल्ट अब निकल रहा है कि वो उसमें हमें बरियत मिल रही है, और या डिप्लोमेसी टाइप कोई चीज चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसके अंदर वो लोग कहे हमारे केसेस खत्म कर दें और आप लोग बातचीत करके पॉलिटिकल पारा थोड़ा सा नीचे लेकर आए। देखिए, मैं समझता हूं कि एक अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को एक जजमेंट पे निकाला है, तो या वो जजमेंट कंटिन्यू करेगी, वो वही जो तराजू है वो सब पे लागू होगा, साहब बात चल रही है या नहीं चल रही, ये बताएं। देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई लेन देन, ये तो एक खुला मजाक होगा आपके जस्टिस सिस्टम का कि आप जो है वो फैसले उड़ा के रख दें कि आप कोई अपने भी उड़ा लें और उनके भी उड़ा लें। मैं समझता हूं हमारे पे जाली केसेस बनाए गए जो कि आपके वजीर ने तो कह दिया ना कि हम लोग केसेस खत्म करने के चक्कर में, तो आप लोगों ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, चलिए, अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है जिसकी खबरें गाहे बगाहे आती रहती हैं, इसहाकदार साहब का प्रेसिडेंट साहब से मिलना भी उसी की कड़ी है, लेकिन कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ अर्ली इंतखाबात आपको अभी नजर आई है, या वो वाला सूरज अभी तुलू होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा? देखिए, आपकी बात से पहले मैं एक चीज अर्ज कर दूं ब्रिगेडियर साहब को, इमरान खान साहब पर जितने केसेस हैं और इमरान खान साहब के दोस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप में जितने केसेस हैं, सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। यही बात पीडीएम की लीडरशिप में तमाम केसेस करप्शन के केसेस थे, एसेट बियॉन्ड बी के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, और जिस इमरान खान को मैं जानता हूं वो इनके केसेस से खौफजदा होने वाले नहीं है। अभी राना साहब ने कहा कि जी हम पे सारे केस झूठे बनाए गए थे, भाई आप इस मुल्क में सुल्ताना डाकू को इख्तियार दे दें, उसके खिलाफ भी सारे केस गलत साबित हो जाएंगे। आप ये इख्तियार की छांव में बैठकर जिन केसेस को आज खत्म करवा रहे हैं, ये हिस्ट्री आज पूछेगी और उन लोगों से भी पूछेगी जिन्होंने ये केस दर्ज करवाए थे। मैं सिर्फ एक केस का राना साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये राना साहब के शहर के राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, वो जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये हेरोइन का केस किया था, उनके खिलाफ दफा 82 की कार्रवाई तो करे। झूठा मुकदमा करवाने पर पाकिस्तान में जिन लोगों ने क्या शहरियार आफरीदी साहब पे कर दे फिर केस, उन्होंने जान अल्लाह को देनी है, उन्होंने कस्में खाई है, उन्होंने कहा मैंने सारे के सारे एविडेंस देखे। अनिका, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिसने भी किया, आपको जरूरत तो करे ना इस मुल्क में, पता तो चले कि किसी एक बहादुर शख्स ने किसी को चैलेंज किया। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस, करप्शन केसेस खत्म करने के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज करने पड़े।
पाकिस्तान का शख्स वाकिफ है आपकी ठीक हो बातों गया। से। आपने इमरान खान के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की हुई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और तोशाखाना, ये सब झूठ है। ठीक हो गया, ये पाकिस्तान भी के लोग झूठ है, अपने वो भी इस्तेमाल झूठ नहीं है करते। जो पाकिस्तान की अपना एमएलएन के जवाब ऊपर आपके फिर पता नहीं जवाब कौन सा केस इधर सच्चा होता है। फारूक साहब वेरी क्विकली आपने जो क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं, उसके बाद फिर मुझे एंडिंग की तरफ जाना है, वेरी क्विकली प्लीज। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल असूल जो है उसका फैसला हो गया है। जो गवर्नमेंट पावर में आएगी वो अगर उसके केसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो केसेस रोल बैक हो जाएंगे बिकॉज गवर्नमेंट इज इन पावर। फारूक साहब आप वैसे क़यामत सुगरा वाली खबरें दे रहे हैं आज, मैं इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो अपने प्रोग्राम को वेरी क्विकली, इमरान खान के ऊपर ये केसेस होते भी हैं, तो जब इनकी गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट टाइम आती है और ये केसेस होल्ड हो जाते हैं, दे विल आल्सो बी रोल्ड बैक। ये दिस इज द ट्रेजेडी इन पाकिस्तान। केस साहब किसी का नहीं हो सकता उसको। ठीक हो गया फारूक साहब, सबसे थैंक यू पहले वेरी मच। फराग गोगी का केस वापस लिया था पंजाब हुकूमत ने। ठीक है, राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले फराग। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया। एक बात तो तय है, जो हुकूमत आती है सारे के सारे अपने केसेस को रोल बैक करती है और अवाम मुंह देखते चले रहते हैं, धरे के धरा रह जाते हैं सारे के सारे वो दावे जो कि हुकूमत में ना होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज कर रही होती हैं। तो अगर केसेस ही खत्म करने आना है तो फिर अलग अलग नाम रखने की क्या जरूरत है, सारी जमातें एक ही जैसी हो जाएं, अवाम को उसी तरीके से अगर बेवकूफ़ बनाना है। तो अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नासिर।